सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान सफारती सतह पर कश्मीर के मामले को लेकर तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने ये देखा कि इस सारे सिनेरियो में जो एक महीना गुजरा है, उस एक महीने के अंदर जहाँ कर्फ्यू नाफिज है, दूसरी जानिब पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि वो सफारती सतह पर मुख्तलिफ रवाबित को अब इस वक्त तेज़ी के साथ एक्टिव कर रहा है और पहले भी एक्टिव किया। सलामती कौंसिल की सबसे बड़ी एक खबर थी, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान सफारती लिहाज से, सफारती महाज पर बेहतर काम कर रहा है। और ये हफ्ता भी खासा अहम है क्योंकि इसमें UAE के और सऊदी अरब के वज़रा ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान और चीन के नुमाइंदगान भी होंगे और जो CPAC के हवाले से, अफ़गानिस्तान में अमन अमल के हवाले से वो बात की जाएगी। तो पाकिस्तान इस वक्त कश्मीर के मामले को लेकर या फिर पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर अफगानिस्तान का जो अहम मामला है उसको बेहतर तौर पर सुलझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इस वक्त खित्ते के अंदर अमन का जो मामला है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़े। पाकिस्तान उसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान उसमें अहम रोल अदा कर रहा है, चाहे वो अफगान अमल के अंदर तालिबान से मुज़ाकरात की बात हो या फिर ख़ुद अफगान सदर भी पाकिस्तान से इस हवाले से बात कर रहे हैं। CPAC का मामला बड़ा अहम है जो इस वक्त खित्ते, पूरे खित्ते के लिए मुआशी तौर पर एक अहम और बड़ा चैलेंज है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफ़ीर और सीनियर तजज़ियाकार रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब आपके वक्त का। सर, पहले आगाज़ करते हैं, इस वक्त जो सफारती सतह पर जो कोशिशें हो रही हैं कश्मीर के हवाले से, आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो अपनी सफारती कोशिशें हैं, अपने जो मामलात हैं दीगर ममालिक से, रवाबित के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा या सलामती कौंसिल के हवाले से, OIC में चीज़ों को ले जाने के हवाले से, और अब दो बड़े ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं उनके वज़रा ख़ारजा का पाकिस्तान आना, बेहतर डायरेक्शन है इस वक्त सफारती सतह पर कश्मीर को लेकर? सर, मैं समझता हूँ कि सही सिमत में जा रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, बात लोगों को समझाई जा रही है। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ और जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई और जो बैनुल-अक़वामी मुआहदों की ख़िलाफ़ वर्जी हुई, जो सलामती कौंसिल के करारदादों की ख़िलाफ़ वर्जी हुई, उनसे दुनिया को आगाह किया जा रहा है। लेकिन ये बात समझने की है कि ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि भारत ये समझता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने ये डिप्लोमेसी जारी रहेगी, ये सफारतकारी जारी रहेगी, आहिस्ता 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 ये सुस्त रफ्तारी का शिकार हो जाएगी और ये फिनोमेनन जो है ये फेड आउट हो जाएगा। और वो कोई भी दुनिया का मुल्क भारत को मजबूर नहीं कर सकता कि वो जो कुछ उन्होंने किया है उसको अनडू कर लें, उसको विड्रॉ कर लें। सिर्फ एक नज़र सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अल्ट्रा वायरस करार दे तो ये एक उम्मीद की किरण है। और दूसरी उम्मीद की किरण ये, कश्मीर के लोग उठ खड़े हों और एक सस्टेन जद्दोजहद करें जिसमें पाकिस्तान उनको अखलाकी और पॉलिटिकल मदद दे, और वो लोग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जितना भी है वो लगातार लगे रहें, एक न ख़त्म होने वाली जद्दोजहद शुरू हो जाए और उसके बाद हिंदुस्तानी लीडर इस बात पर गौर करें कि ये मामला कहाँ जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि जो BJP के अलावा जो दूसरी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है और जो और पार्टीज़ हैं, उनको चाहिए कि अब वो मैदान में आएँ, क्योंकि मोदी ने महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद और पंडित नेहरू की जो हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट था प्लूरलिज़म और सेकुलरिज़म और डेमोक्रेसी का, उसको मोदी ने एक बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचाया है। तो लोगों को अब समझाया जाए कि जो हिंदवाटा जो आइडियालॉजी है ये तो हिंदुस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स थे इंडिपेंडेंस के, उनकी सारी फ़िलासफ़ी की नफ़ी करता है। तो इस पे लोगों को जो है वो एक कंसेंसस कायम किया जाए ताकि हिंदुस्तान के अंदर से भी प्रेशर हो और कश्मीर के अंदर से भी प्रेशर आए, तब जाके हो सकता है कि हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर ले। मैं नहीं समझता कि सलामती कौंसिल की करारदादों से कुछ मसला हल होगा।
सलामती काउंसिल की करारदाद। मोहम्मद साहब, आपने जो 3 चीज़ें अहम बताई हैं उसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट है, कश्मीरियों की खुद की जद्दोजहद है जिसमें पाकिस्तान उनकी अखलाकी सपोर्ट और सियासी सपोर्ट करे, तीसरा वहाँ की वो प्रोग्रेसिव जमातें हैं जिसमें कांग्रेस सरफहरिस्त है, दीगर लोग हैं वो हैं। तो सर दीगर जो ममालिक हैं जिनसे बात हो रही है, जो सलामती काउंसिल के बड़े मेंबर हैं, जो एक प्रेशर को डेवलप कर सकते हैं, तो फिर उनसे किसी भी तरह की उम्मीद रखना फिर ये बैत है? देखिए, उनसे आप ज़रूर राब्ते रखें, दबाव भी डालें, सलामती कौंसिल में इस मसले को उछालें भी, लेकिन उम्मीद न रखें। 1948 में 1949 में करारदादें पास हुई हैं, 70 साल हो गए हैं, आज तक उन पर अमल नहीं हुआ, किसी ने भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। फ़लस्तीन को देखें, 2 दर्जन से ज़्यादा करारदादें सलामती कौंसिल की पास हुई हैं, आज तक उन करारदादों पे इसराइल ने एक रत्ती पर अमल नहीं किया, लेकिन किसी ने भी इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं की। तो वो जो है, मैं समझता हूँ कि उससे अब उम्मीद रखना वो अबस है। जो कुछ भी होगा या तो कश्मीर के लोगों के अंदर से होगा, या हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ आएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद है कि वहाँ ये प्रोसेस जो है, ये जो मूव है, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। बाकी मुझे कोई उम्मीद की किरण इस वक्त नज़र नहीं आती, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन मोदी की जगह हो तो वो अपनी सियासी खुदकुशी नहीं करेगा कि एक तरफ उन्होंने इतने बड़ा फ़ैसला किया और फिर लोगों के दबाव पे वो फ़ैसला वापस ले ले। और ये भी मैं आपको बताऊं कि लोग, बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी इस तरह दबाव कभी नहीं डालेगी। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मंडी है, बड़े उनके तजारती रवाबित हैं गल्फ़ के साथ, UAE के साथ। अब देखिए, सिर्फ UAE की बात करें, वहाँ पे कोई 12 लाख तो हिंदुस्तानी मुकीम हैं, 4000 हिंदुस्तानी कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, और अमेरिका को हिंदुस्तान की ज़रूरत है चाइना के ख़िलाफ़ साउथ। तो ये जो है, हमें जो यूरोप एक बड़ी मंडी है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान बड़ी मंडी है यूरोप के लिए। तो कोई भी मुल्क इतनी बड़ी मंडी को, इतने बड़े मुल्क को सिर्फ कश्मीरियों की खातिर वो नाराज़ नहीं करेगा। सही। लेकिन मोहम्मद साहब, इस वक्त जो 1 महीने से कर्फ्यू नाफिज है, क्योंकि यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर, जब अमेरिका हम छोड़ते हैं, यूरोप के अंदर इंसान वाले से सबसे ज़्यादा बात होती है। पहला मरहला ये तो सियासी हल है कि 370 का वापस होना ना होना, वहाँ का प्रेशर, लेकिन पहला मरहला तो ये है कि वहाँ से कर्फ्यू हटाया जाए, इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं कम अज़ कम वो ख़त्म की जाएँ। तो क्या इसमें भी आप समझते हैं मगरबी दुनिया हो, बड़े ममालिक हों, यूरोप हो, उनका प्रेशर कुछ काम नहीं करेगा भारत के आगे? कुछ हद तक करेगा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठेंगी वो ज़्यादा काम करेगा। दूसरी बात यह है कि कर्फ्यू आप 6 महीने 1 साल कर्फ्यू नहीं रख सकते। कर्फ्यू को आखिर आपने उठाना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो उसमें हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन देखा जाएगा कि कर्फ्यू उठाने के बाद वहाँ की जो नेशनलिस्ट वो हैं, जो वहाँ की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, फिर उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? आया वो लोगों को इसी तरह हफ्ते की बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे वो लाकर हिंदुस्तानी टैंकों के सामने, हिंदुस्तानी आर्मी के सामने वो खड़ा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? वो कब तक खड़ा कर सकेंगे? बात ये देखने की है। सही। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये जो मामला देख रहे हैं कि पाक अफ़गान चीन से अफरीकी इजलास जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। CPEC की तोसी अफ़गानिस्तान तक और अफ़गानिस्तान के अमन अमल के हवाले से, पाकिस्तान भी अहम मुल्क है चीन के साथ। चीन सरमायाकारी अफ़गानिस्तान में कर रहा है, जो कोशिशें कर रहा है अमन के हवाले से। ये जो रवाबित तीनों का है और ये कॉन्फ्रेंस के हवाले से, इसमें आप क्या देख रहे हैं मोहम्मद साहब? देखिए, ये तो एक पहले भी होती रही हैं, और ये एक कंसल्टेशन है, एक कंसेंसस बिल्डअप करने की कोशिश है। चीन ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान भी CPEC में शामिल हो जाए, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त अमन की सूरत हाल है उसके पेश नज़र हुकूमत की प्रायोरिटी और है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे 28 सितंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, एक दूसरी प्रायोरिटी है। और तीसरी उनकी प्रायोरिटी ये है कि इस वक्त जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई वहाँ पे मुआहदा हो जाता है तो फिर अफ़गान हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा। तो इस वक्त वो बहुत गंभीर मसाइल में वो डूबे हुए हैं, उनके लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये एक रस्मी कार्रवाई होगी। चीन ये चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में जब अमन कायम हो जाए तो वो भी उसमें CPEC में शामिल हो जाए। चीन की वहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है।
मिनरल के लिहाज से और पेट्रोलियम और गैस के हवाले से चीन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है। तो चीन ये चाहता है कि ये मंसूबा उस वक्त कामयाब होगा जब अफ़गानिस्तान में अमन होगा और अफ़गानिस्तान फार्मली CPEC को ज्वाइन करेगा, और पाकिस्तान भी यही चाहेगा। लेकिन इस वक्त जब तक कि अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंसी है तो ये ख्वाब जो है ये पूरा वो तकमील तक नहीं पहुँच सकता जब तक अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंसी रहेगी। न अफगानिस्तान मोहम्मद साहब ये बात हो रही है कि अब अफगानिस्तान का जो मुज़ाकरात का मामला है वो बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, बल्कि ज़ल्मे खलीलज़ाद तो ये भी कह रहे थे कि उम्मीद है दाइश को भी काबू कर लिया जाएगा, जो इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरे की सूरत में जो खित्ते के ममालिक हैं उनको भी ये लग रहा है। तो ये वाकई करीब पहुँच रहे हैं अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के हवाले से? जी वो ड्राफ्ट तकरीबन फाइनलाइज हो गया है, उसमें कुछ बातें ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तो डिस्क्लोज़ कर ली है और उन्होंने ये कहा है कि 5 अड्डों से 5000 लोग 135 दिनों में अफगान से निकाले जाएंगे और बाकियों के लिए एक तयन किया जाएगा, वक्त का तयन किया जाएगा, एक टाइम लाइन का तयन किया जाएगा। उस टाइम लाइन के अंदर अंदर बाकी फ़ौजें भी वहाँ से जाना होंगी उनको। तालिबान ये कहते हैं कि 15 महीनों के अंदर अंदर सारी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकल जाए, और जैसे ही अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग है जैसे वो शुरू हो जाए तो अमेरिका जो है ड्रोन हमले और बाकी एरियल जो बम्बार्डमेंट वगैरह है वो बंद कर ले। तालिबान ने ये भी यकीन दहानी कराई है कि वह अफ़गानिस्तान में न दाइश को और न अलकायदा को न किसी और मिलिटेंट तंजीम को न वहाँ पे ऑपरेट करने देंगे और न उनको इजाज़त देंगे कि वहाँ पे वो बेस बना के किसी और मुल्क पे हमला करें। इसके जवाब में अमेरिका ने भी ये यकीन दहानी कराई है, जहाँ तक रिपोर्ट हमें मिल रही हैं कि अमेरिका या उनके इत्तेहादी भी आइंदा अफ़गानिस्तान पे इस किस्म का हमला नहीं करेंगे। तो ये बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि वो मामला बिल्कुल करीब है, सिर्फ उसमें एक बड़ी रुकावट है, वो ये कि अब अशरफ गनी साहब की हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होता है, और दूसरी बात यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए आया कोई कंसेंसस अब बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर। अब देख रहे हैं ये है अमन अमल जो है वो अब अपने बिल्कुल करीब है पहुंचने में कामयाबी। अब देख रहे हैं कि उसमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होता है। पाकिस्तान की कोशिशें और ख़ित्ते में चाइना के हवाले से कोशिशें जो हैं वो भी अब करीब पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना बराए मुमलिकत राना अफजल साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुआशी तौर पर मुल्क की सूरत हाल अच्छी नहीं है। सरमायाकारी के हवाले से भी हमने अपने नाज़रीन को अभी ख़बर दी है कि वो भी 50% तक बारल कम हो गई है। हुकूमत को 1 साल हुआ है और 1 साल में आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं? जो हुकूमत कहती है कि आपकी हुकूमत के छोड़े हुए चाहे वो कर्ज़े हैं या चाहे वो माशत की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने इंट्रो में कहा कि 1 साल इनका गुजर चुका है, इनका अब 7वां साल है। 5 साल इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हुकूमत की है और सूबाई हुकूमतें होती हैं जिनके तमाम तर अखराजात और तमाम तर कारकर्दगी का ताल्लुक़ अवाम की फ़लाह व बहबूद के साथ होता है। उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर है और इसी तरह के दीगर महकमे हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो फ़ेडरल गवर्नमेंट चलाने के एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा अहम होता है। और फेडरल गवर्नमेंट में जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपकी एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स सबसे अहम होता है और आपकी इकॉनमी बहुत अहम होती है और इस तरह से आपकी और चीज़ें होती हैं। तो ये कह देना कि इनका पहला साल है, ये इनको बहुत बड़ी कंसेशन मीडिया दे रहा है जो कि नहीं मिलनी चाहिए। अब 1 साल आपने कहा इनका हो गया, 5 साल ये अपोजिशन में थे और ये ख़ुद क्लेम करते थे कि अगली हुकूमत हमारी आ रही है। सो दे वर गवर्नमेंट इन वेटिंग। और इनके जो सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर जो फ्लोर के ऊपर होते थे वो असद उमर होते थे। और अगर मैं कोई काम करता था अपना उस फ्रंट के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर, तो उसका हमें जवाब जो था वो असद उमर साहब से मिलता था। और असद उमर साहब जो हैं वो हम समझते थे कि उनकी पूरी तैयारी है और अगर किसी एक मिनिस्टर की तैयारी थी तो वो असद उमर की थी। अब ये कहते हैं कि जी हमें पता नहीं था, ख़जाना खाली है। हम 16,000 बिलियन डॉलर छोड़ के गए जो आज तक वो रिज़र्व इनके पास नहीं है। आज ये 16,000 डॉलर के करीब पहुंच रहे हैं
लेकिन हम उनको $16,000 छोड़ के गए थे। इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट छोड़ के गए। हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट छोड़ के नहीं गए थे, फाइनेंशियल डेफिसिट हमने एब्जॉर्ब किया था। हमने जितनी इंपोर्ट की और जितनी हमने एक्सपोर्ट की उसमें $19 अरब का डिफरेंस था, और वो हमारी गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद हम $16 अरब के रिज़र्व छोड़ के गए। आज इनका जो सबसे बड़ा तकिया था कि हम अखराजात कम करेंगे, 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ के, यानी कि 1200 अरब रुपए, जिनको आप ट्रांसलेट करें तो वो $8 अरब के इन्होंने हुकूमत चलाने के अखराजात बढ़ा दिए, और ये आए थे अखराजात कम करने के लिए। तो इस तरह की जो गैर ज़िम्मेदार हुकूमत हो, जो अपने अखराजात ना कंट्रोल कर सके, वो पाकिस्तान में और क्या चीज़ कंट्रोल करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने 2 दफ़ा अपनी टीम बदली, सारा कुछ किया। इस सारे अमल को आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं राना साहब, तो इस सारे अमल में सब क्या बुनियादी वजह क्या है इसकी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि वजह क्या है। एक पुरुमीद कौम हालात को ठीक कर लेती है, एक नाउमीद कौम हालात को और पीछे ले जाती है। ये जो नाउमीदी की फ़िज़ा है इस हुकूमत के बारे में, वो ख़ास तौर पे बिज़नेस सर्कल्स के अंदर, कि उनको इनके किसी इक़दाम से कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। लोगों ने अपना पैसा रोक लिया है, लोग अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो हुकूमत का तर्ज़ अमल है, ये अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहते हैं, दुनिया में आपको जमहूरी मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और यही वजह है कि जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं होती, उस मुल्क के अंदर फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती। सही। तो ना आपकी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना आपका अपना बिजनेसमैन जो है उसका कॉन्फिडेंस आपने रिस्टोर किया है, और जो लोग फिर भी काम करना चाहते हैं उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर आप और नीचे चले गए। आपके दफ्तरों के अंदर जिस लेवल के ऊपर करप्शन नहीं होती थी, आज NOC देने के लिए वहाँ रिश्वतें चल रही हैं। वहाँ आपको पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आप जो प्रोजेक्ट लोग लगाना चाहते हैं, उन प्रोजेक्ट को आपने रोक दिया है। तो जो लोग करना भी चाहते हैं उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, और फिर आपने डिस्काउंट रेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का था, वो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट डिस्काउंट रेट 17%। अब 17% अगर किसी ने बैंक को देना है और उसके ऊपर और अखराजात आते हैं, उसको 20% में वो लोन पड़ता है। अगर वो 20%, कौन सा बिजनेस है जिसमें वो 20% निकाल के बैंक को देगा और फिर अपने लिए भी कुछ बताएगा और फिर इनकम टैक्स FBR के जूते भी खाएगा। तो जो माहौल आपने, अगर एक आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिया, एक आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया, और एक आपने किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं दी। तो अब ठीक है, डॉलर डिवैल्यूएशन के साथ हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है उसको एक वक्ती तौर पे रिलीफ मिला है, और मैं दुआगो हूँ कि वो सेक्टर इतना बोझ उठा ले कि हमारी मईशत ठीक हो जाए। लेकिन एक ओवरऑल इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है, ये टीम इनकी नाकाम हो चुकी है। राना साहब, आप बिजनेस एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म का होना भी बहरहाल बड़ा ज़रूरी है। जो फॉल कर रहा था कि पाकिस्तान में वो है ही नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेना है। राना अब्दुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल अमजद शोएब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर इस सारे अमल को देख रहे हैं आर्मी चीफ भी कि जो 5th जनरेशन वॉर का इस वक्त ज़माना है, और नौजवान जो इस वक्त हैं वो किस तरह से पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की जो है वो दिफा कर सकते हैं। तो आज आर्मी चीफ ने सिंध के जामियात के जो तलबा हैं, तलबात हैं, उनसे खिताब किया। एक चीज़ बड़ी उन्होंने अहम की, और वो है कि नौजवान इस वक्त जो है वो अखलाकी तौर पर ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेपन से, किसी भी फ़ौज से उनके पास ज़्यादा पावर है। देखिए, जनरल जावेद बाजवा का हमेशा से ये तरीका रहा है कि वो नौजवानों को रीच आउट करते हैं और अवाम के सपोर्ट पे हमेशा बहुत जोर देते हैं। अवाम में फ़ौज पाकिस्तान के बारे में जो गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं, वो खुद उनसे मिलने से वो दूर करने में मदद मिलती है।
हकीकत ये है कि ये सोच थी एक जो जनरल जावेद बाजवा ने इस पे शुरू किया और अमल शुरू किया। वो सोच ये थी कि एक वक्त था जब दाइश ISIS में हमारे पढ़े लिखे नौजवान जाना शुरू हुए। उन्होंने इंटरनेट के जरिए और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के अवेलेबल है सहूलतें, उनके जरिए नौजवानों को सबवर्ट करना शुरू किया, उनके ज़हन पॉल्यूट करने शुरू किए और उनको दाइश और खिलाफत रास्ता और इस तरह की किस्से सुना के तो उनको रास्ते से हटाया। आपने देखा कराची में बहुत अच्छे अदारों के पढ़े हुए IBA के पढ़े हुए लड़के वो कत्ल गारत में मुलव्वस हो गए। सबूरा रोड का किस्सा आया था, उसमें आप देखें पढ़े लिखे लड़के थे। तो ये उस वक्त की सोच थी जहां जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये फैसला किया कि वो यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में और स्कूलों में बच्चों से रब्ता करेंगे ताकि वो तामीरी कामों की तरफ आए। उनको समझाया जाए कि ये जो आपको सोशल मीडिया के जरिए जिस रास्ते पे डाला जाता है ये तो तबाही का रास्ता है। इससे लोगों के कैरियर तबाह हो गए, इनसे उनकी जिंदगियां खत्म हो गई। तो उसके बाद से इन्होंने पिछले 2-3 साल से ये राब्ता रखा हुआ है और मुख्तलिफ अदारों से बच्चे वायरते हैं, बुलाए जाते हैं, ISPR में उनको जमा किया जाता है, उनको वो एड्रेस करते हैं। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जहाँ जामियात कराची की जामियात के बच्चों को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। खुद वो अपने मुल्क के सिपा सालार से मिल के बच्चे भी, उनमें भी कॉन्फिडेंस पैदा हुआ होगा क्योंकि डायरेक्ट जब आप अपने सिपा सालार से ये बातें सुनते हैं तो उसका इफेक्ट एक और ही नौयत का होता है। अखबारों में पढ़ने से कुछ और फर्क पड़ता है। तो ये मेरा ख्याल एक इंटरेक्शन था जिसमें उन्होंने बच्चों को बताया। और फिर जो शकूक व शुबात जमहूरियत के मामले में पैदा किए जाते हैं, अभी अगले दिन एक सियासतदान ने कहा जी कि या तो मिड टर्म इलेक्शन हो जाए या फिर मार्शल आएगा, तो ये भी शकूक व शुबात दूर करने जरूरी है ताकि हमारे जवानों में। आज तो जल साहब उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल ही जमहूरियत से वाबस्ता है और नौजवानों को हमेशा ही कहते हैं, हमेशा ये जनरल रहील भी कहा करते थे। जी हाँ। और ये सारा जो इसको बिल्कुल सही अंदाज से देखना चाहिए क्योंकि सियासतदान और दूसरे लोग अपने मकासद के लिए ये गलतफहमियां पैदा करते हैं जिसकी वजह से हमारे नौजवानों में उनकी सोच जो है उसको भटकना शुरू हो जाती है कि पता नहीं हमारा मुस्तकबिल है क्या मुल्क का। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा और फिर सराहा कि जनाब आप लोग जिस तरह बहादुरी से अपनी अफवाज में आते हैं या अपने मुल्क के मसाइल के लिए मुकाबला करते हैं, उन माओं की तारीफ की। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा वसी पैगाम दिया, खास तौर पे सिंध के बच्चों के लिए जरूरी था क्योंकि ये हमारे इस्लामाबाद से ज्यादा फासले पे दूर होने की वजह से इनका राब्ता निस्बतन कम रहता है। तो यहाँ आए और मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी बात है। एक जो चीज़ बड़ी अच्छी बताई वो मेरिट के हवाले से थी कि जिस तरह से फ़ौज में मेरिट है और जिस तरह से यहाँ से लोग निकल के जाते हैं, जिसकी मिसालें भी पाकिस्तान में आर्मी चीफ्स तक पहुँचने की वो वाज़ेह हैं। तो मेरिट के हवाले से बड़ी उन्होंने नौजवानों को बात की अहम। वो असल चीज़ है कि हमारे मुल्क का इन्हतात ही इसी वजह से हुआ है कि हमने अकरबा परवरी और कुंबा परवरी की। सही। आज किसी भी महकमे में आप देख लें तो वहाँ अक्सर तादाद आपको मिलेगी उन लोगों की जो मेरिट पे नहीं है। वो सियासतदानों की सिफारिश या सियासतदानों ने अपने इलाके के लोग हैं तो उनको भर्ती किया है, उन पे प्रेशर होते हैं, वोटर आके तंग करते हैं और फिर इतनी जरूरत नहीं होती कि वोटर को आप कह सकें कि आपने मुझे वोट तो दिया लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं मेरिट को खत्म करूं और किसी का हक मार के आपको पकड़ा दूं। उससे फिर मुल्क का भी नुकसान होता है क्योंकि मेरिट पे आए हुए लोग जो हैं वो लाजमन आपको परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, वो लायक होंगे, उन्होंने अच्छा कैरियर, उनका पीछे जो उनका तालीमी कैरियर है वो उनका अच्छा होगा तो वो आके मुल्क की खिदमत भी बेहतर कर सकेंगे, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होंगी तो काम कर सकेंगे। ना कि मेरा आपका रिश्तेदार या कोई इस तरह के बैठ जाए जिसमें वो क्वालिटीज ना हो तो वो कौम को क्या देगा। बिल्कुल, तो ये बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज मेरिट के हवाले से बात की, तो मेरिट की एक और बात कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की बैठक तो हो रही है लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ, कल फैसला होने की तवक्को है। एजाज वसीम बाकरी तो फिर हेड कोच हो, बॉलिंग कोच हो, चीफ सेलेक्टर हो, को नाम फाइनल हो रहे हैं या अभी मजीद वक्त चाहिए? सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाम फाइनल कर लिए हैं। पीसीबी के तर्जुमान समीउल हसन बर्नी ने अभी मीडिया को बताया कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेड कोच का और बॉलिंग कोच के नामों का ऐलान करने जा रहा है। जो कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई थी उसने डीन जोन्स का भी इंटरव्यू किया, योहान बोथा का भी किया और मोहसिन खान का भी किया और मिसबाह उल हक का भी किया। तो मिसबाह अभी भी फ्रंट रनर हैं, फेवरेट उम्मीदवार हैं। कल हेड कोच के लिए 3 साल के लिए मिसबाह उल हक की अपॉइंटमेंट का ऐलान हो सकता है।
ये अभी क्योंकि जराए ही हैं, लेकिन ऐलान कल होगा। इसी तरीके से बॉलिंग कोच के लिए वकार यूनिस फेवरेट हैं, क्योंकि वकार यूनिस ने अपना इंटरव्यू दिया ऑस्ट्रेलिया से, वो खसूसी तौर पर वापस आए थे। मोहम्मद अकरम उनके साथी थे, लेकिन मोहम्मद अकरम ने इंटरव्यू देने के लिए पीसीबी आना गवारा नहीं किया, तो इसलिए वकार यूनिस बतौर बॉलिंग कोच कल ऐलान होगा उनका। और मिसबाह हक बतौर हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कल 3 साल के लिए बागडोर संभाल सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इजाज़ वसीम बाकरी हमें तफसीलात है। कल बॉलिंग कोच और हेड कोच का ऐलान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, और लेकिन जो फ्रंट के नाम हैं उनमें वकार यूनुस बॉलिंग कोच और हेड कोच के लिए मिसबाह हक फेवरेट हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।